दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज को एंजॉय करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी की एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें 1719 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उस जगह रहने वाले कमांचे कबीले की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू होता है। दरअसल नारू अपने भाई ताबे की तरह एक शिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उस वक्त लड़कियों को इन सब चीजों की इजाजत नहीं थी। तभी नारू को एक हिरन दिखाई देता है, इसलिए वो अपने पेट सारी के साथ उसका शिकार करने उसके पीछे जाती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि इस दौरान सारी की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है। इसलिए नारू उसकी मदद करती है, साथ ही उसकी घायल पूंछ पर कुछ दवा भी लगाती है। फिर इसी दौरान नारू को आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जो असल में प्रेडेटर की शिप थी, जिसमें से एक प्रेडेटर बाहर निकलता है, पर नारू को कुछ समझ नहीं आता। अब अगले सीन में हम नारू को उसके भाई ताबे के साथ देखते हैं, जो उसे तीर चलाना सिखा रहा होता है। तभी नारू उसे कहती कि आज मैंने आसमान से एक संकेत देखा जिससे मुझे लगता है कि मैं एक शिकारी बन सकती हूँ। जिस पर ताबे नारू से कहता है कि अगर तुम्हें शिकारी बनना है तो तुम पहले उसका शिकार करो जो तुम्हारा शिकार करने की क्षमता रखता हो, तभी तुम असली शिकारी कहलाओगी। अब नारू जब अपने माँ के साथ दवाइयाँ बनाना सीख रही होती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें दवाइयों के बारे में बहुत पता है और तुम इसमें अच्छी भी हो, लेकिन फिर भी तुम पता नहीं क्यों शिकारी बनना चाहती हो। फिर तभी वहाँ ताबे एक शिकार करके आता है और नारू की माँ उसे एक खास तरह के फूल लाने के लिए भेज देती है। दरअसल इन फूलों की मदद से इंसान का खून एक तरह से ठंडा हो जाता है, जिससे उसके घाव से ज्यादा खून नहीं बहता और वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। पर अब नारू जब उस फूल को लेने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि एक शेर ने किसी शिकारी को घायल कर दिया है, इसलिए सभी उस शेर का शिकार करने के लिए निकल रहे थे, जिनके साथ नारू भी जाना चाहती थी। पर एक लड़का उसे मना करता है क्योंकि वो एक लड़की है, लेकिन ताबे को अपनी बहन पर विश्वास था, इसलिए वो नारू को साथ ले चलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम प्रेडेटर को देखते हैं, जो ये देख रहा होता है कि आखिर पृथ्वी पर कौन सबसे बेहतर शिकारी है। इसी दौरान वो नोटिस करता है कि एक सांप चूहे का शिकार कर रहा है, और जब वही सांप प्रेडेटर को देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है, पर प्रेडेटर उसे बहुत ही आसानी से मारकर उसकी खाल निकाल लेता है। इधर नारू और ताबे को वो शिकारी मिल जाता है जिसे शेर ने घायल किया था, जिसे नारू अब थोड़ा दवा देती है। अब यहाँ से नारू को कुछ लोगों के साथ उस शिकारी को लेकर वापस जाने को बोला जाता है और बाकी लोगों के साथ ताबे शेर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर तभी नारू की नजर उसी सांप पर पड़ती है जिसकी खाल प्रेडेटर ने निकाल ली थी, और साथ ही वो देखती कि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पैरों के निशान मौजूद थे, जो देखकर वो समझ जाती कि कोई आम जीव नहीं है। इसलिए नारू अपने भाई को इस बारे में सावधान करने जाती है, जहाँ ताबे और उसके साथी घात लगाकर शेर के आने का इंतजार कर रहे थे। आप ताबे के पहुंचने पर नारू उसे बता देती है कि उसने क्या देखा, जिस पर ताबे कहता है कि हो सकता है किसी भालू ने ऐसा किया हो, पर इस पर नारू जवाब देती कि वो जानती है कि भालू कभी इस तरह शिकार नहीं करते, ये कोई बड़ा ही खतरा है। पर इस पर ताबे कहता है कि वो जो कुछ भी है उसे बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हमें शेर का शिकार करना है। और यहाँ ताबे शिकार के लिए नारू को आगे जाने के लिए कहता है, क्योंकि नारू शेर को पेड़ में फंसाकर मारना चाहती थी। लेकिन जब शेर और नारू आमने सामने आते तभी फिर से एक तेज रोशनी नारू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, और तभी शेर नारू पर हमला कर देता है, लेकिन पेड़ की डाल टूटने की वजह से शेर और नारू दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब इसके बाद नारू की आंख घर पर खुलती है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती कि ताबे तुमको यहाँ पर ले आया। साथ ही वो नारू से शिकार की जिद छोड़ने के लिए कहती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर ताबे आता है, जिसकी हाथ में शेर का सिर था, मतलब कि उसने आखिरकार शेर का शिकार कर लिया है, इसलिए उसको काफी सम्मानित भी किया जाता है। अब नारू ये सब देखने के बाद वहाँ से जाने लगती है, जिसे ताबे रोककर कहता है कि हमने कर दिखाया। पर इस पर नारू से कहती है कि असली खतरा वो शेर नहीं बल्कि वो अनजान जानवर है, जो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है, और मैंने उसकी एक झलक शेर से लड़ते दौरान देखी थी, इसलिए हमें चलकर उसे ढूंढना चाहिए। इस पर अब ताबे नारू से कहता है कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन शिकार उसके बस की बात नहीं है, जो बात नारू को दिल पर लग जाती है।
इसलिए वो अगली सुबह चुपचाप अपने पेट सारी के साथ उस अनजान जीव को ढूंढने निकल पड़ती है, जहां वो एक पेड़ पर प्रेडेटर का खून और उसके पैरों का निशान देखती है। दूसरी तरफ हम एक भेड़िए को एक खरगोश का शिकार करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और भेड़िया प्रेडेटर पर हमला करता है, लेकिन प्रेडेटर बहुत ही आसानी से उसे भी मार गिराता है और फिर उसका सिर काटकर अपने साथ ले जाता है। फिर हम नारू को देखते हैं जो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से शिकार करने की कोशिश कर रही होती है और तभी उसे कुछ सूझता है, इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी को एक रस्सी से बांध देती है ताकि वो कुल्हाड़ी को किसी पर फेंकने के बाद तुरंत उसे अपने पास जल्दी से वापस खींच सके। जिसके बाद नारू एक छोटे से जानवर का शिकार करती है, लेकिन वो इससे खुश नहीं थी क्योंकि वो तो बस उस प्रेडेटर का शिकार करना चाहती थी जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। अब अगली सुबह जब नारू आगे बढ़ती है तो उसे कई सारे जंगली भैंसों की लाशें मिलती है जिनकी खाल को निकाल दिया गया था। यहाँ नारू को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए फिर भी वो आगे बढ़ती है। जिस दौरान वो एक दलदल में गलती से गिर जाती है और अब वो जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करती है उतना ही उसमें धंसने लगती है, लेकिन तभी उसे एक तरकीब सूझती है, इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी को फेंककर एक पेड़ से फंसाने की कोशिश करती है। पर कई कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं होती। लेकिन जब वो दलदल में डूबने ही वाली होती कि तभी उसकी कुल्हाड़ी पेड़ में फंस जाती है और उसमें बंधी हुई रस्सी के सहारे नारू बाहर निकल आती है। पर नारू पूरी तरह से अब कीचड़ में सन चुकी थी, इसलिए वो खुद को साफ करने पानी के पास जाती है जहां उसे एक भालू किसी हिरन को खाते हुए दिखाई देता है। इसलिए नारू छिपकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर भालू को नारू के होने का एहसास हो जाता है, इसलिए अब वो उस पर ही हमला कर देता है। नारू अब कैसे तो वहां से भाग निकलती है और किसी तरह खुद को बचाने के लिए एक जगह छिप जाती है जहां फिर भी भालू उसे मारने ही वाला होता है। पर तभी वहां प्रेडेटर आ जाता है जो भालू को अपने हथियारों की मदद से बहुत ही आराम से मार गिराता है, जो सब नारू छिपकर देख रही होती है और वो प्रेडेटर से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन प्रेडेटर ने नारू को देख लिया था, इसलिए वो उसका पीछा करता है और नारू उससे बचने के लिए वहां से भागती है, जहां आगे जाने पर उसे अपने कबीले वाले मिल जाते हैं जिन्हें उसके भाई ने नारू को लाने के लिए भेजा था। उन सब से अब नारू प्रेडेटर के बारे में बताती है कि कैसे उसने भालू को बड़ी ही आसानी के साथ मार दिया, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। और फिर इसी बीच नारू की एक लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है जो बाद में नारू को बांध देता है। फिर उसी वक्त हम प्रेडेटर को देखते हैं जो अपने हीट विजन की मदद से उन्हें देख रहा था। फिर तभी नारू और बाकी सबको झाड़ियों से कुछ आवाजें आती है और अब उनमें से एक आदमी आगे जाकर देखता है जिसके ऊपर प्रेडेटर की लेजर लाइट पड़ती है, जो अब इससे पहले कुछ समझ पाता है कि एक नुकीले तीर से उसकी मौत हो जाती है जो प्रेडेटर ने निशाना लगाकर चलाया था। और ये लाइट प्रेडेटर का मांस से आ रही थी जो जहां भी पड़ती है निशान वहीं जाकर लगता था, जिस पर नारू भी गौर करती है और अब खुद के हाथ की रस्सी को खोलने की कोशिश करती है। वहीं प्रेडेटर बाकी सबको भी बहुत ही बेरहमी से मार गिराता है और फिर वो नारू की तरफ आगे बढ़ता है जो खुद को कैसे तो आजाद करके वहां से भागती है, जिसके बाद आगे उसे अपने ही कबीले की एक लड़की मिलती है जो नारू को चुप रहने के लिए कहती है। यहाँ लड़की समझ रही थी कि वो प्रेडेटर को घात लगाकर मार देगी, लेकिन जब नारू देखती है कि एक लेजर लाइट लड़की के सिर पर पड़ रही है तो वो उसे सही समय पर बचा लेती है और अब दोनों मिलकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर तब तक वो लड़की प्रेडेटर का एक और शिकार बन जाती है और फिर नारू जाकर एक ट्रैप में फंस जाती है। पर उसे इस तरह फंसा देखकर प्रेडेटर उस पर हमला नहीं करता, लेकिन वहाँ कुछ लोगों के आने की वजह से प्रेडेटर वहाँ से चला जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये ट्रैप इन्हीं लोगों ने लगाया था जो नारू को बेहोश करके एक पिंजरे में कैद कर देते। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्हीं लोगों ने उन जंगली भैंसों का शिकार किया था। साथ ही ये लोग प्रेडेटर का भी शिकार करना चाहते थे, इसलिए एक आदमी जिसका नाम एडोलिनी होता है वो नारू से उसकी भाषा में प्रेडेटर के बारे में पूछता है। और जब नारू कुछ नहीं बताती तो वहाँ उसके भाई ताबे को लाकर उसके सामने टॉर्चर किया जाता है, मतलब कि उन लोगों ने ताबे को पहले ही कैद कर लिया था। अब अगले दिन ये लोग नारू और ताबे को बांधकर प्रेडेटर के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन प्रेडेटर उन दोनों से पहले ही उन शिकारियों पर ही हमला कर देता है। यहाँ पहली बार प्रेडेटर सबके सामने आता है, जिसे देख ताबे नारू से कहता है कि वो हमारी ही तरफ आ रहा है, जिस पर अब नारू से बताती कि वो इस तरह शिकार नहीं करता, वो उन्हीं को मारता है जिससे उसको खतरा होता है, क्योंकि जब मैं ट्रैप में फंसी थी तो प्रेडेटर चाहता तो मुझे आराम से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
अब यहाँ ताबे नारू से ये भी शेयर करती कि उसने शेर को उसी के तरीके से मारा जैसा कि उसने कहा था, पेड़ में फंसा कर। पर इस पर नारू कहती कि मुझे नहीं पता कि ये चीज मर भी सकती है या नहीं। जिस पर फिर ताबे कहता है कि अगर इसका खून निकलता है तो उसे मारा भी जा सकता है। इसलिए अब नारू एक ट्रैप की मदद से रस्सी को खोलती है। दूसरी तरफ प्रेडेटर सभी को अपने आधुनिक हथियारों की मदद से मार गिरा रहा था और वहीं आजाद होते ही ताबे घोड़े को लेने चला जाता है और नारू अपने पेट को आजाद करने। अब यहाँ प्रेडेटर 3 डिस्क बॉम्ब का इस्तेमाल करता है जो बहुत ही खतरनाक थे और हम इस लड़ाई के दौरान प्रेडेटर के पास एक शील्ड भी देखते हैं जो किसी ब्लेड की तरह धारदार भी थी। अब नारू जल्दी से सारे को आजाद करवाती है पर तभी वहाँ एडोलिनी आ जाता है जो नारू को उसकी मदद के बदले गन चलाना सिखाने का वादा करता है, जिसकी इस बात को मानकर नारू उसे दवा देती है और फिर एडोलिनी वादे के अनुसार उसे गन चलाना सिखाता है। लेकिन तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है जिसे देख नारू तो छिप जाती है लेकिन एडोलिनी मारा जाता है और अब प्रेडेटर नारू की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ ताबे घोड़े पर सवार होकर उस पर हमला कर देता है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। अब प्रेडेटर अपनी मास्क को वापस लगाकर नारू की तरफ बढ़ता है पर तभी ताबे एक बार फिर से प्रेडेटर को एक भाले से घायल कर देता है। लेकिन यहाँ प्रेडेटर अब गायब हो जाता है जो देख ताबे समझ जाता है कि वो अब मरने वाला है क्योंकि वो उसे देख नहीं पा रहा था। इसलिए अब वो तुरंत नारू को भागने के लिए कहता है जिसकी इस बात को उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और फिर प्रेडेटर एक ही झटके में ताबे को मार देता है। जिसकी मौत का बदला लेने के लिए नारू एक बचे हुए शिकारी को प्रेडेटर को आकर्षित करने के लिए बांध देती है और जब प्रेडेटर उसे मारने आता है तो नारू बहुत ही चालाकी से उसके रास्ते से हट जाती है जिससे प्रेडेटर को पता ही नहीं चलता कि वहाँ नारू भी है क्योंकि नारू ने यहाँ खून को ठंडा करने की दवा ली थी जिससे प्रेडेटर के हीट विजन उसे पकड़ नहीं पाते। और अब जैसे ही प्रेडेटर उस आदमी को मारता है वैसे ही नारू प्रेडेटर का मास्क लेकर वहाँ से भाग निकलती है। साथ ही वो जानती थी कि प्रेडेटर उसके पीछे आएगा इसलिए वो जाल बिछाती है जहाँ जैसे ही प्रेडेटर आता है वैसे ही उस पर हमला कर देती है। लेकिन प्रेडेटर इतने आराम से हार नहीं मानता इसलिए अब नारू काफी चालाकी दिखाते हुए उसका एक हाथ ही काट देती है और फिर अपनी कुल्हाड़ी की रस्सी के जरिए उसके गले को कसकर प्रेडेटर को दलदल में धक्का दे देती है। पर इसमें से प्रेडेटर बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है जो अब काफी बौखला चुका था इसलिए वो अपने हथियार को चलाता है पर वो घूमकर वापस आकर उसी को लग जाती है क्योंकि नारू ने उसके मास्क को इस तरह रखा था ताकि वो प्रेडेटर की ही तरफ निशाना दिखाए जिस वजह से प्रेडेटर अपने ही हथियार से मारा जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम नारू को प्रेडेटर के सिर के साथ अपने कबीले में प्रवेश होते हुए देखते हैं और क्योंकि उसने इस ग्रह के सबसे ताकतवर शिकारी का शिकार किया था इसलिए उसे सम्मानित किया जाता है जिसके साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इसके और भी पार्ट्स है जो अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो दोस्तों छोटी सी मेहनत ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।